ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताइए। हेलो प्रियंका, डीके, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और काफी सारे बच्चे जो हैं, जल्दी से आप सभी आ जाओ, फिर यहाँ पर शानदार सेशन करेंगे। थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा पढ़ाई, है ना? ज्यादा पढ़ाई, थोड़ी सी मस्ती के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जल्दी से आप सभी आ जाइए। स्वागत है भाई, स्वागत है, वेलकम सभी का। चलिए, ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हर्ष पुष्ट होंगे, मस्त खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और बाकी की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो सफलता बैच है वो 15 सितंबर से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पर जाके फटाफट से एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी फैकल्टीज है और बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पर आप जुड़कर ले चलिए। हाँ बिल्कुल ले चलूंगी और किसी बढ़िया जगह लेके जाऊंगी। बस दुआ करो कि सब अच्छे से हो जाए। तो ओके, अरे प्रियंका, क्या हो गया बच्चे? वायरल हो रखा है सभी को, तो प्लीज 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 अपना ध्यान रखिए, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन। तो अगर आप पढ़ाई करते वक्त आपको कोई सवाल है जो कि पूछना है किसी टीचर से, तो फटाफट उसका फोटो अपलोड कर दीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और अपलोड कर दीजिए। यहीं पर आपका डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जिस भी टीचर से आप सवाल करना चाहते हैं यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी के लिए 8 मंथ एक्स्ट्रा, 2 मंथ एक्स्ट्रा, 4 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, यानी कि अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, फटाफट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लो। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए बस एक ही कोड यूज करना है, वो है खुश01, ठीक है? खुश का मतलब है खुशियां। तो क्लास करो, ठीक हो जाएगा। बस गेट वेल सून, है ना? जल्दी से ठीक हो जाओ बच्चा, और ध्यान रखो, दवाई टाइम से लो। अनअकैडमी के द्वारा 19 सितंबर को भाई मेगा कॉमेट एग्जाम होने वाला है और ये है 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप। आप सभी को बता दिया जा रहा है कि 3000 रैंकर तक का बढ़ा दिया गया है इस बार स्कॉलरशिप। तो भाई आप सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए और डेफिनेटली यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए और आप जीतिए और जीत सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल संभावना है और इसमें पार्टिसिपेट करना तो बनता है ना। और जब तक लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, है ना? तो जरूर यहाँ पर एनरोल करने के लिए आप क्या करेंगे कि HUSH0122 मेरा कोड है, इसका आप यूज करेंगे तो आप यहाँ पर एनरोल कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को बता दिया जा रहा है कि भाई रेलवे के प्राइस जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं वो क्या करे, जल्दी से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ जाएगा। जो चीज आपको कम अमाउंट में मिल रही है उसका क्यों बढ़ने का वेट कर रहे हो? तो जितने बच्चे हैं फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए रेलवे कैटेगरी का। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं है तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है ना? सब्सक्रिप्शन ले लो, पढ़ाई करो, है ना? जब एग्जाम होगा तब लास्ट मोमेंट पे परेशान होने लगते हो कि अब क्या करें। जो भी बच्चे हैं यहाँ पर फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड क्या यूज करेंगे कि HUSH0122। कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, और इसके लिए भी क्या करेंगे, इस कोड को यूज करेंगे तो उसमें भी आपका 10% और कम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर एसएससी के लिए सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, या जितने भी टाइम का आपने टारगेट बनाया है अपनी तैयारी का। सबका अपना तैयारी करने का तरीका होता है। कुछ बच्चे जिन्हें लगता है कि मैं 6 मंथ में कंप्लीट कर लूंगा, कुछ को लगता है कि मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं साथ के साथ कुछ आपका अकेडमिक में भी चल रहा होता है ना? तो इस तरीके का जो कैलकुलेशन होती है उस आधार पर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस कोड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही इस फीस में क्या दिलाएगा, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दिलाएगा। चलिए,
तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सेशन को सभी लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। चलो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो आज की जो सवाल है उसको यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से दिए जाएंगे यहाँ पर सवाल। और यहाँ पर हम चलते हैं और पहला सवाल है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है उसे किसके द्वारा निर्धारित यहाँ पर किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, या फिर गृह मंत्री, या फिर प्रशासक के द्वारा। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, क्या सोचने लगे हो? जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जितने भी आपके संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए, मोटा भाई, हाँ जी, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, इसके प्रशासन के लिए वहां पर किसी को नियुक्त कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत करेंगे? तो आर्टिकल अगर यहाँ पर पूछा जाए तो आर्टिकल होगा 239 आर्टिकल, ठीक है, 239 आर्टिकल। यहीं पर अगर आप देखोगे तो 239 ए की बात करें, अगर हम बात करें अनुच्छेद 239 ए की, ठीक है, ए की बात करें तो संसद के द्वारा किसी भी अगर ये जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है, अगर हम बात करें 239 ए के, तो कुछ संघ राज्य क्षेत्र होते हैं जिसको विधानमंडल या फिर मंत्रिपरिषद का जो सृजन होता है उसको कौन देखता है? पार्लियामेंट देखती है। कौन देखता है? पार्लियामेंट देखती है। ये बात किसमें कही गई है? संसद में, आपके आर्टिकल 239 में। तो यहाँ पर इस सब को ध्यान रखेंगे और यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं, ठीक है। तो भैया भारत सरकार को भी विधि परामर्श की जरूरत होती है ना, उनको भी चाहिए कि कोई आए, उनकी जो विधिक कार्रवाई होती है उसकी देखरेख करे, तो उसको किसके द्वारा यहाँ पर देखा जाता है? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए, जल्दी से आंसर देंगे, क्या आंसर जो है? लाले लाल दिख रही है, हाँ वो एक्चुअली सनलाइट आ रही है इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? ये एक परामर्शदाता के तौर पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। किस तरीके से कार्य करते हैं? भारत सरकार के ये क्या होते हैं? परामर्शदाता होते हैं। किसके लिए होते हैं? विधि के लिए, ठीक है, विधि कानून के लिए। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? चलो जल्दी से बताओ, भारतीय संविधान सभा की अगर हम बात करें, आर्टिकल 76, बहुत अच्छे डीके। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये गठित हो गई, संविधान सभा का गठन हो गया। और पहली बैठक अगर आपसे पूछी जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी, बैठक पूछा जाए तो बैठक हुई थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी समय जो इस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ जो नेता थे, कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इनको क्या किया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। किसका बना दिया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पर ये जो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था,
ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब सवाल यह आता है कि स्थायी सदस्य कौन थे? तो आप देखोगे कि 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? स्थायी सदस्य, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा 6 तारीख को गठन हुआ है, 9 तारीख को क्या किया गया है? आपका अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के तौर पर कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? यहाँ तक बात ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। इस चीज का याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। किस बैठक का? संविधान सभा का। ठीक है, किसका बहिष्कार किया था? तो संविधान सभा का। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? हाँ, 13 को उद्देशिका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रियंका। जल्दी से सेशन को सभी यहाँ पर लाइक और शेयर भी कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर बात करें तो प्रारूप समिति जो है वो बेसिकली तैयार किसके द्वारा किया गया था? प्रारूप समिति जो तैयार किया गया वो किसके द्वारा किया गया? वो की गई थी बी.एन. राव के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर इस संविधान, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बहुत अच्छे प्रियंका अगर देखेंगे तो इनके द्वारा क्या किया गया? प्रारूप समिति को तैयार किया गया बी.एन. राव के द्वारा। याद रखिएगा, ये पूछा गया है सवाल कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो बी.एन. राव के द्वारा। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि आपका 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को क्या किया? प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, और वहां पर किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव, बहुत अच्छे। और यहाँ पर फिर किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहला सवाल तो ये है कि वर्तमान में कितने फंडामेंटल कर्तव्य, राइट्स नहीं है, ड्यूटी है, दो चीजें हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर इसे किया गया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो हो है वो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहली चीज तो आप लोग गलत बता रहे हो, सभी को वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब?
आपका 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और किसकी अनुशंसा पे हुआ था? ओके मनी, वेलकम बच्चे, कुमार, वेरी गुड। यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति हुई थी, ठीक है। किसकी अनुशंसा पे किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यहाँ पर लिख लो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। कोई मुझे बताएगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए हैं, बिल्कुल। और ये कहां से लिया गया है? तो रशिया से लिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का, वर्तमान में कितने आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो इसको अगर हम बात करेंगे तो जब ये बनाया गया था तब इसमें कितने थे? आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? जल्दी से बताओ। और यहाँ पर अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग यानी पार्ट 4A में जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल कौन सा है? 51A। कौन सा है? तो 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। और करंट में अगर पूछा जाए, ठीक है, कि करंट में कितने आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 है। चौथा जो है वो क्या जोड़ा गया है? बिल्कुल 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें बेसिकली शिक्षा के अधिकार को रखा गया है, ठीक है। किसको रखा गया है? शिक्षा के अधिकार को। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक हो सकती है? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए। वर्ष में एक साल में अगर हम बात करें तो कितनी बार संसद की बैठक हो सकती है? बहुत बढ़िया। डेली क्लास का टाइमिंग जो है आपका शाम को 4 बजे होती है, ठीक है, शाम को 4 बजे। चलिए जल्दी से यहाँ पर सभी आंसर देंगे और सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? पार्लियामेंट सेशन जो होता है वो 2 बार होता है, ठीक है। वर्ष में, एक साल में, यानी कि 12 महीने में 6-6 महीने के गैप पर 2 बार किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा? 2 मुलाकात जरूरी है ना? बहुत अच्छे ये शायराना अंदाज तो आपका बहुत ही निराला है। चलिए अब बात करें कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकार किसको दिया है? भारतीय संविधान की कुछ शक्तियां हैं, ठीक है, कुछ शक्तियां हैं जो कि कुछ विषय हैं भारतीय संविधान में। आपको पूरे के पूरे विषयों की अगर हम बात करेंगे तो विषय हैं, कुछ विषय जो हैं, कुछ विषयों की बात करें तो कुछ विषय जो हैं राज्य सूची में है, ठीक है, कुछ केंद्र में है, केंद्र सूची के विषय हैं, ठीक है, और कुछ संवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अवशिष्ट, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि किस शेड्यूल में इन विषयों के बारे में बताया गया है, सूचियों के बारे में बताया गया है? ये तीनों सूचियों के बारे में किसमें बताया गया है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है संघीय सरकार होगा। अवशिष्ट शक्ति का अधिकार किसमें होता है? आपका केंद्र के पास होता है, ठीक है। ये राज्य और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शेड्यूल में है? 7वीं अनुसूची में आपका सूचियों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें बताया गया है तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुसूची में बताया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है कॉन्सेप्ट? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सांसद है ना, संसद का कोई व्यक्ति है, कोई मंत्री है,
तो वो दोनों ही संसद को अटेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो कितने टाइम बाद छोड़ देना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे सभी, कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर जो है क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 6 मंथ। ठीक है, तो कोई भी भाई ऐसा नहीं है कि आप अगर आ गए हैं पार्लियामेंट में तो काम भी नहीं कर रहे हैं और आराम से जब मन कर रहा है आ रहे हैं। साल भर आप छुट्टी पे थे तो आपको पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आपका मन ही नहीं कर रहा है आने का क्योंकि ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, या आपके खुद के घर के काम बहुत है। तो ऐसा नहीं होता है, 6 महीने बाद आप 6 महीने के दौरान आपको मतलब पार्लियामेंट सेशन अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य को लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें सबसे अधिक हैं। तो जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पर आंसर दो। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा, डीके, विकास, सनी, प्रियंका, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बात करें, चलिए तो पहले तो हम बात करते हैं किसके बारे में, लोकसभा सीटों के बारे में और राज्यसभा सीटों के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट कितनी है, 80 है, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं। यही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है, 29 है, और 11 सीट कितनी है राज्यसभा में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 48 लोकसभा सीट है, कितनी है, 48 लोकसभा सीट है। पूछा जाता है सवाल, 48 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी है, 19 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 42 आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 18। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 80, ठीक है, कितनी, 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31। तो हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके कृष्णा, विकास, प्रियंका, कृष्णलाल, सत्येंद्र, हेलो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी है, विकसित है, विकासशील है, या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। गॉड हर्ष MDY यूट्यूब, ओके। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। सेशन को सभी लाइक और शेयर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, बच्चे ये नहीं पूछा था लोएस्ट कौन से स्टेट है। चले, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा आपका। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बहुत अच्छे, बिल्कुल विकासशील है, यानी कि डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हुआ है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। और इकोनॉमी की बात की जाए कि कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, तो इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो कैपिटलिस्टिक है ना ही सोशलिस्टिक है। कैपिटलिस्टिक का मतलब पूंजीवादी, यानी कि पूरा का पूरा जो अधिकार है वो मार्केट पर नहीं है, और ना ही पूरा का पूरा अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इकोनॉमी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डेवलपिंग कंट्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आपका सवाल है कि लोएस्ट किसका है। ठीक है, तो काफी सारे स्टेट हैं, जैसे गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी जगह पर जो लोकसभा सीटें हैं वो बहुत कम है। इसको अच्छे से मैं करा दूंगी, परेशान मत हो।
ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किस आधार पर। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर दो कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ओके, हाँ सिक्किम की भी कम है, बहुत सारे स्टेट हैं, है ना। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल है साइंस हेवन, ठीक है, साइंस हेवन, इसको जाकर आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाइए साइंस हेवन को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर क्लास वहां पर आपकी चलती है शाम को 6 बजे और 8 बजे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अटेंड करना मत भूलिएगा। तो राष्ट्रीय आय अनुमानित है किसके आधार पर होती है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत में हाल ही में तो नहीं हुए हैं कर सुधार जिसे कमेटी की सिफारिश पर आधारित है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि कर सुधार, ठीक है, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, टैक्स रिफॉर्म की, तो इसके लिए एक समिति यानी कि कमेटी, एक कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर हुआ है, आरजी चिलैया, एन नरसिम्हा या फिर आर एन मल्होत्रा या फिर अर्जुन सेन। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कर समिति जो है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, आर जे चिलैया, ठीक है, आर जे चिलैया, ठीक है। तो यहाँ पर आर जी चिलैया एक इनके द्वारा क्या बनाया गया, कर सुधार कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है। तो आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में केंद्र सरकार के कर को दो सबसे बड़े स्रोत हैं। देखो भैया, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है उनको भी तो पैसे चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की कर आय को जो इनको इनकम होती है वो किस आधार पर होती है। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को जो बड़ा पैसा मिलता है ना, तो किन किन चीजों से यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आंसर जो अमरजीत, प्रियंका, विकास, डीके, बहुत अच्छे, गॉड हर्ष, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, आशीष, कृष्णा, चलो सबका अपना यहाँ पर आंसर होगा केंद्रीय उत्पादन कर और तट कर, ठीक है। जितना भी कोस्टल का मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कोस्टल एरिया से उसके द्वारा, और केंद्रीय उत्पाद जो सेंट्रल प्रोडक्ट टैक्स होता है उस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद से निपटने हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। भैया कि ऐसा नहीं है कि झगड़े हम लोगों के बीच ही होते हैं छोटी छोटी चीजों पे, केंद्र राज्य के बीच भी हो जाते हैं। और किसको लेके होते हैं, वित्त को लेकर होते हैं। तो जब अगर केंद्र और राज्य दोनों में लड़ाई हो गई है ना, तो क्या होगा, इकोनॉमी भाई ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, ये बहुत ही इजी से सवाल थे, बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना है। तो भाई अगर ऐसी आपत्ति आ जाती है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच मनमुटाव हो गया, एक का मुंह उधर है एक का मुंह उधर है ना, तो ऐसे में कौन आकर इन लोगों के बीच निपटारा कराता है, जल्दी से बता दो, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, वित्त आयोग, ठीक है। आंसर क्या होगा, वित्त मंत्री नहीं होगा, वित्त आयोग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड डीके, आशीष, बहुत अच्छे।
पर फेमस पति पत्नी के झगड़े ही होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के झगड़े दिखा नहीं सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी जो है वो किस जगह पाई जाती है। जल्दी से सेशन को सभी लाइक एंड शेयर कर देंगे, है ना। विच कलर आई हैव यूज्ड, आई ब्लैक इज, कलर ही नहीं समझ में आ रहा कौन सा यूज किया जाए। आधे में वाइट, आधे में ब्लू, आधे में ग्रीन हो रखा है। ऐसा कॉमन कलर नहीं मिल रहा है जिससे पूरे पे लिख सकें। चलो जल्दी से यहाँ पर सभी सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, है ना। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका लेन वॉन झील, जो कि कहां पर है, टर्की में। टर्की जो कि एक ऐसा देश है जो आपकी यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, इसका कुछ भाग यूरोप में है, कुछ भाग एशिया में है। वहां पर है लेक वॉन, यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लवणता यहाँ पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका मृत सागर। तो कभी पूछा जाए तो पहले नंबर पे कौन है, वॉन झील है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, वो कहाँ पर है, यूरोप का मरीज। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कौन है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका तो, मृत सागर। ठीक है, कौन सा आएगा, मृत सागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से शीत समुद्री धारा, ठीक है, कोल्ड विंड, कोल्ड विंड, चलो जल्दी से बताओ। या विंड नहीं, बेसिकली ये विंड नहीं है, करंट होगी। ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि विंड करंट, है ना, एयर में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर कोल्ड करंट की बात हो रही है, धारा की बात हो रही है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र में, हाँ राकेश बिल्कुल पूछिए, दो तरीके की जलधाराएं हैं, एक तो कोल्ड करंट हो गई और दूसरी हो गई वार्म करंट। ठीक है, वार्म करंट। जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कैसी होंगी, वो जो जलधाराएं होगी वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आई हैं। और जो इक्वेटर से ऊपर की ओर बढ़ेंगी, यानी कि पोलर्स की तरफ बढ़ेंगी, वहां की जलधाराएं कैसी होंगी, गर्म होंगी। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर जो जलधारा बहेगी वो कैसी होगी, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है ब्राजील धारा, गल्फ, क्यूरोशिको और हम्बोल्ट। इसमें कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पूछा गया है कोल्ड, है ना। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। चलो भाई, ट्रिक याद आ गई है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे, तो हम्बल, हम्बोल का मतलब हुआ हम्बल, है ना। हम्बल कहते हैं शांत हो जाओ, हम्बल रहो, है ना, आराम से बात करो। तो हम्बल का मतलब है शांत, है ना, क्या होता है, शांत। तो ये कैसा है आपका, कोल्ड करंट है। अब बाकी सब कैसी है, वार्म करंट है। इनको कैसे याद रखो, ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील को कैसे याद रखोगे आप सभी, गल्फ देखा है आपने, चारों तरफ से इस तरीके से घिरा होता है ना। तो अगर आपका किसी ने पूरा कॉलर पकड़ लिया है ना, तो क्या आ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ब्राजील का अगर हम देख लें तो कुछ जल रहा है ना, कुछ जल रहा है, तो वो क्या है, वॉर्म यानी कि गर्म है। क्यूरोशिको, क्यों, तुमसे क्या मतलब है, ऐसे कहते हैं ना, क्यों, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम क्यों हमारे बीच में टांग अड़ा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूरोशिको, ये भी कैसी है आपकी, वार्म करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम्बल रहेंगे तो कैसी होगी, जलधारा होगी।
और ये कहाँ से आएगी, तो ये ध्रुवों की तरफ से किधर बढ़ेगी, ध्रुवों से ये इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आंसर सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है, याद रहेगा सभी को। अब बात करेंगे राकेश, बिल्कुल बता दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पढ़ लेते हैं। और दूसरी भी कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करती है तो ऑलवेज अमेरिका का ही क्यों ऑब्जेक्शन करता है। ठीक है, चलिए ये एक अलग मुद्दा है और ये इंटरनेशनल मुद्दा है। अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में सेशन के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी कर लेते हैं, अदरवाइज ये बीच में छूट जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है, जल्दी से यहाँ पर बताइए, क्योंकि अमेरिका चौधरी है। नितिन, राकेश, प्रियंका, डीके, बहुत अच्छे। सेशन को सभी लाइक एंड शेयर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये सबसे घना बसा हुआ देश है, सोयाबीन का अग्रगण्य उत्पादन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही घना बसा हुआ देश नहीं है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन, चाइना, बिल्कुल करता है। हुआंगो नदी कहाँ है, चीन में है, और ये चीन का शोक भी कहलाती है। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी इसी हुआंगो नदी में। संघाई इसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। ठीक है, संघाई क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अब यहाँ पर दिया गया है देश और एक तरफ दी गई है राजधानी, तो आपको बताना है ब्राजील, क्यूबा, कीनिया और जाम्बिया, तो किसकी राजधानी क्या है। चलो जल्दी से यहाँ पर बता दो, आंसर क्या हो जाएगा। आपस में ही डिस्कशन चल रहा है इनका, क्या बताया जाए। चलिए जल्दी से यहाँ पर दीजिए और सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर दो कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो यहाँ पर देखोगे तो ब्राजील की क्या है, ब्राजीलिया है, सभी को पता है। क्यूबा, केनिया की क्या है, नैरोबी है ना। अगर हम बात करें क्यूबा की क्या है, हवाना है। और जाम्बिया की क्या है, लुसाका। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पर प्रचलित है, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया और जापान में। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ कि सबसे ज्यादा सघन खेती जो है वो कहाँ पर होती है। सघन खेती का मतलब कम ही जगह पर बहुत ज्यादा खेती करना। ठीक है, चाइना, भारत, इंडोनेशिया और जापान। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, दिव ज्योति, थैंक यू सो मच बच्चे। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। चाइन, ये चेन क्या होता है, नाम भी नहीं लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा है ठीक से। चाइना, इंडोनेशिया, आशीष वेरी गुड। क्यों है, क्योंकि इंडोनेशिया क्या है, बहुत ही छोटा सा देश है ना, तो जमीन जो है उसकी खेती करने के लिए कैसी होगी, कम होगी, तो वहां पर वो क्या करेंगे, सघन तौर पर, ठीक है, सघन तौर पर खेती करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी का क्षेत्र जो है तटीय है। अब बात करेंगे यहाँ पर अगले सवाल पे कि संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है, कील नहर, पनामा, सू नहर और सुएज नहर। चलो जल्दी से यहाँ पर बता दो कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। आशीष बहुत अच्छे, अभिषेक, प्रियंका, टीके, कोई बात नहीं। चलो जल्दी यहाँ पे बताओ, संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है, कील नहर, पनामा नहर, सू नहर और सुएज नहर।
तो कील नहर की अगर हम बात करें, वैसे आपको पता है बिल्कुल सही आंसर आया है, सबसे व्यस्तम है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर को अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है, रेड सी है। ठीक है, ये क्या है आपका रेड सी है, इधर फारस की खाड़ी है, इधर रेड सी है। ये है आपका एशिया कॉन्टिनेंट और ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना। और यहाँ पर है आपकी अफ्रीका और एशिया के मध्य कौन सी, सुएज नहर, सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है एक कार्गो शिप यहाँ पर फंस गई थी, है ना, सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा करंट में थी। हाँ रोहित, आज से मेरी क्लास रेगुलर यहाँ पर 4 बजे रहेगी, 4 PM पे रेगुलर मैं आप लोगों के साथ यहाँ आप लोगों से मिलने आऊंगी और हम लोग बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए, और आपकी जितने भी डाउट्स हैं उनको भी यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो सभी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके ठीक है ओके ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको पता है तो बेसिक सी चीज है, लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा 1869 में सुएज नहर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक कौन सा है, कुड़प्पा है, धारबाड़ है, गोंडवाना है और विंध्यन है। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर भारत का सबसे खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, धारबाड़ है, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, आंसर जो है सबसे ज्यादा खनिज जो पाए जाते हैं, कुल 6 प्रकार की चट्टाने यानी कि रॉक्स पाई जाती हैं, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। चट्टाने कितने प्रकार की भारत में पाई जाती हैं, 6 प्रकार की। कौन कौन सी, आग्नेय चट्टान पाई जाती है, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन और दक्कन ट्रैप, है ना, पढ़ाया था। कौन कौन सी है, एक थी आग्नेय चट्टान, आग्नेय जो कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद तुरंत बनी, तो यहाँ की जो चट्टाने हैं ये खनिज युक्त नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है आपकी, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़। इसके बाद तीसरे नंबर की चट्टान कौन सी है, कुड़प्पा, कुड़प्पा। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी है, गोंडवाना, गोंडवाना, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बहुत ही ज्यादा किसकी मात्रा होती है, कोयला। ठीक है, कोयला। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है आपको, खनिज मिलता है, चांदी, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, है ना, ये सब किसमें मिलता है, धारवाड़। कुड़प्पा में आपका हीरा। ठीक है, कुड़प्पा में क्या मिलता है, हीरे की खानें जो है, पन्ना की खानें हो गई। और आप देखोगे जहां से कोहिनूर हीरा मिला था वो भी कहां से मिला था, कुड़प्पा की खान से मिला था। इसके बाद आता है विंध्यन, विंध्यन में जो आपका क्या है, विंध्यन जो तंत्र है या विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं उससे क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, जो कि भवन निर्माण की सामग्री होती है, किसकी, घर में जो यूज होता है चूना पत्थर वगैरह। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है आपका दक्कन ट्रैप, क्या आता है, दक्कन ट्रैप, जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो खनिज युक्त सबसे ज्यादा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर चांदी, सोना, है ना, धारवाड़ क्रम की खनिज मिलते हैं, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ये सभी कहाँ मिलता है आपका, धारवाड़ क्रम में। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि निम्नलिखित राज्य समूह में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य, ऐसे राज्यों को अगर हम मिला दिया जाए, है ना, अगर हम राज्यों को 3 राज्यों को मिलाएं तो और देखें तो वहां पर 75% पूरे देश का 75% क्षेत्र किसका है, वन का है। यहाँ पर कौन सा वो कौन कौन सी वो राज्य हैं, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। बात समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लो, है ना। और जल्दी से सेशन को आप सभी यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए
जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात करें आंसर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड, इन 3 राज्यों को मिला दिया जाए तो यहाँ का वन क्षेत्र 75% है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाखड़ा नागल, ये सभी क्या है बहुउद्देशीय परियोजना है और आपको बताना है कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। प्रियंका, चनु, अभिषेक, रोहित, ओम प्रकाश, अभिषेक, बहुत बढ़िया डीके। चलिए अब बात करेंगे हम किसके बारे में, परियोजना के बारे में। तो ये अवस्थित है भाखड़ा नागल, कृष्णा, हीराकुंड, पेरियार और इदुक्की और नागार्जुन सागर। तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है तो ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल। राकसताल कहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ, जहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है। मानसरोवर झील के पास ही एक और झील है जिसका नाम क्या है, राकसताल झील, ठीक है। कहां से, राकसताल झील से ही कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है। इसके बाद हम बात करें हीराकुंड की, तो हीराकुंड कहां पर है, किस नदी पर, सबसे लंबा बांध है, ठीक है, सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है। और कहां पर बना है, तो उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। इसके बात करें इडुक्की की, इडुक्की किस में बना है, तो ये पेरियार नदी, पेरियार नदी कहाँ बहती है, केरला में, इसी नदी पर बनाया गया है इडुक्की डैम। अरविंद बहुत बढ़िया। नागार्जुन सागर की अगर हम बात करें तो ये किस पे बनाया गया है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी, कृष्णा नदी। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई, अब आंसर बताने की जरूरत है, चलो फिर भी बता देते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीष बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे साइनो कोबालमिन, साइवो और साइनो कोबालमिन जो है ये किस में, किस विटामिन में पाया जाने वाला तत्व है, विटामिन सी, विटामिन B2, B6, B12। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। साइनो कोबालमिन की अगर हम बात करें, आज पेरियार दादा का बर्थडे है, हाँ बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो है साइनो कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है, एक खनिज है कोबाल्ट, वो पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 में। और इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, साइनोकोबाल्बिन। अगर हम बात करें विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अगर B2 की बात करें तो B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, पायरोडक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोडक्सिन बोलते हैं। अरविंद कुमार पटेल बहुत अच्छे, प्रकाश, विकास, रोहित, आशीष, ओम प्रकाश बहुत अच्छे, चानू, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम अभी करंट में भी था, इथाइल को लेकर। टेट्रा इथाइल पेट्रोल में मिलाया जाता है किस लिए, जल्दी से यहाँ पर बताओ, आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, है ना। ओम प्रकाश बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर क्या है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को क्या करना, बढ़ाने के लिए, या फिर अविस्फोटक दर को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है।
विस्फोटक दर को कम कर देना, आपको विस्फोटक का मतलब है उस दर को बढ़ा देना। हाँ, मतलब एंटी नॉकिंग की बात की है। नॉकिंग लिखा होता, सिर्फ नॉकिंग रेटिंग लिखा होता तो कह देता है कम करता है ना। एंटी नॉकिंग की बात की गई है, सेंटेंस को थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, एंटी नॉकिंग, नॉकिंग नहीं है एंटी नॉकिंग। तो भाई एंटी नॉकिंग बढ़ेगा तभी तो कम होगा ना नॉकिंग, ठीक है। तो क्या करता है, ये विस्फोटक दर को कम करता है। अप विस्फोटक मतलब दर को, बात समझ आ रही है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो टेट्राइथाइलेट जो है वो किसमें मिलाया जाता है, पेट्रोल में, और क्या करता है, नॉकिंग रेटिंग को कम कर देता है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल सही है। निमोनिया फेफड़ों से संबंधित रोग है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंखों का, मधुमेह, यकृत। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा कौन सा सुमेलित है, जल्दी से यहाँ पर बताओ। बहुत अच्छी, चन्नू, अरविंद, डीके, प्रकाश, विकास और केमिस्ट्री, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आंसर जो है निमोनिया। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है। कौन सा जीवाणु होता है, तो डिक्ले फोकस नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये रोग होता है, ठीक है। मोतियाबिंद आप सभी जानते हैं कि थायराइड से नहीं बल्कि आंखों से संबंधित रोग है ना। आपने देखा होगा कि मोतियाबिंद में क्या होता है, आंख की पुतली के आसपास व्हाइट व्हाइट सी एक लेयर जम जाती है जिसे कहा जाता है मोतियाबिंद, और उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा जो ऊपर की जो लेयर बन जाती है उसको निकाल दिया जाता है ना। तो मोतियाबिंद कहलाता है। पीलिया की बात करें, पीलिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, पीलिया जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, है ना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीलिया अलग है या फिर बेसिल फोकस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जॉन्डिस भी बोलते हैं पीलिया को। तो ये किसकी वजह से होता है, ये विषाणु जनित रोग है। ये किससे है, विषाणु जनित रोग है। किससे होता है, विषाणुओं के कारण होता है। और अब बात करें यहाँ पर डायबिटीज की, तो डायबिटीज जो है यकृत नहीं बल्कि किसके कारण होता है, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बीटा सेल से क्या होता है, आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है ना। इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपके ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सही आंसर क्या है, थायराइड गोंगा रोग से है। थायराइड, थायराइड जो गोंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। डीडीटी एक रोगाणुजनक रोग है, टीएनटी कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, एलएसडी एक विषाणु जनक रोग है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, आंसर जो है सभी का, तो आपने सुना होगा, जल्दी से यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो आरडीएक्स आपने देखा होगा ना कि भाई आरडीएक्स लेके मूवीज में देखते हैं, वही आरडीएक्स लेके इधर से उधर जा रहे हैं और विस्फोट करेंगे, है ना, पूरा का पूरा देश उड़ा देंगे। तो ये आरडीएक्स होता है जो कि क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक होता है, ठीक है, बॉम्ब होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो आरडीएक्स होता है, ठीक है, आरडीएक्स की फुल फॉर्म लिख लो, रिसर्च एंड
डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये है आरडीएक्स की फुल फॉर्म, जो कि क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और डीडीटी तो सभी जानते हैं कि एक कीटनाशक है ना, डीडीटी तो सभी जानते हैं कीटनाशक है। अगला सवाल है आपके कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया आप लोग जो पके हुए फ्रूट्स खाते हो ना, जो मम्मी मार्केट से लेके आती है, पापा डेली लेके आते होंगे, तरबूज लेके आते होंगे, आम लेकर आते होंगे, केले लेकर आते होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे घर में फ्रूट्स आ रहे होंगे आपके, इसको आप बड़े चाव से खा रहे होते हो, है ना। उनको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तौर पर पकाया जाता है। किस केमिकल की उपस्थिति में उसे पकाया जाता है? आजकल मुझे तो इंस्टाग्राम पर आरडीएक्स नेम के बहुत मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आशीष, इवन मैंने भी देखा है। और मुझे पहले लगता था कि ऐसे कैसे नाम रख देते हैं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो भाई नाम ही मत बात करो, नाम तो कैसे कैसे नाम रखते हो, मुझे तो मतलब सुन के, पढ़ के, देख के समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करूं। सोशल मीडिया पर मतलब इंसान को कुछ फ्रीडम दी गई है, जिसकी बहुत ही ज्यादा मनमानी की जा रही है। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, है ना, हर चीज की। लेकिन बियॉन्ड द लिमिट जाकर लोग कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। फ्रीडम का लोगों को मतलब ही नहीं पता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करेंगे, देयर इज सम लिमिट्स। ठीक है, चलिए, खैर, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। सेब को भी पकाते हैं, बिल्कुल सेब को भी पकाते हैं। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषण बनाता है? जल्दी से यहाँ पर आंसर दो कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय संश्लेषण करता है। सेशन को सभी लाइक और शेयर यहाँ पर कर देंगे, तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसके बारे में, बिल्कुल सही, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम गैस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, ठीक है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकालता है। किसको? हाँ, फ्रीडम वहां तक जहां तक किसी को आपत्ति ना हो। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध जो है उदाहरण है किसका, एक शिलादी का, पायस का, निलंबन का या फिर फेन का। चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर दो कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, दूध क्या है, एक पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या है, बी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेहा, आशीष, रोहित, और रेगुलर आप लोगों की 4 बजे क्लास होगी। ठीक है, रेगुलर आप 4 बजे मैं आप लोगों से यहाँ पर मिलूंगी, और हम यहाँ पर देखेंगे जीके जीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप सभी को मतलब यहाँ पर 4 बजे आना है। साथ ही के साथ जिसने साइंस हेवन चैनल, ठीक है, साइंस हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और वहां पर जो क्लास होती है उसका टाइमिंग शाम को 6 बजे होता है, और साथ ही के साथ हम लोग मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वहां पर जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 11 बजे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 11 बजे होगी, और कहाँ पर होगी, साइंस हेवन चैनल पर। तो जितने भी बच्चे हैं वहां पर आकर जुड़ जाइएगा, हम लोग वहां पर
क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं सेशन को। हाँ आज 10 आशीष, ओके चानू, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है सेशन के बाद कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मेरे साथ डेली जुड़ जाया करिएगा शाम को 4 बजे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उद्देश्य को अपने दिमाग में रखिए और उसी पर पूरी लगन और तत्परता दिखाए रखिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।